अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक बड़ी कद्दावर शख्सियत मौजूद है और ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ ने रेडियो को आबाद किया, जिनके किरदारों ने, जिनकी अदाकारी ने स्टेज को भी आबाद किया और फिल्म और टीवी के पर्दे पर भी अनमिट नक्श छोड़े। अब अभी इनका एक ड्रामा मुअम्मा अभी अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ है और इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। आइए इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। हाँ, मैं नाम बताना भूल गई आपको इस सस्पेंस में। अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका जी कि आपने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने सीनियर वर्सटाइल अदाकार हैं, आपके बड़े हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हम आपसे बातचीत कर सकें। जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला सवाल मेरा जो है वो है कि आपके वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे, तो क्या बचपन से ही आप इस वजह से इस तरफ आए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। एक फ़नकार के घर में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब क्योंकि फ़नकार थे, मैं उनको फ़नकार मानता हूँ, क्योंकि वो वैसे जब पार्टीशन में 1947 में पाकिस्तान आए थे, तो उससे पहले वो इंडिया में जब थे तो वो ट्राई कर चुके थे कि मैं भी फ़नकार बनूँ। वहाँ जो स्टूडियो थे नैक्राओ में भी गए थे और कोशिश की उन्होंने कि वहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन फिर वो पाकिस्तान बन गया और इधर आ गए। और फिर उन्होंने आके जो जॉब सेलेक्ट उसकी किया उसको जॉब को, तो वो भी रेडियो पाकिस्तान में सिलसिला हुआ उनका। तो वहाँ पर वो अपना शौक़ पूरा करते रहे और फिर मेरा ख्याल है कि उसी वजह से जब मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझ में भी वो फ़नकाराना सलाहियतें थीं जो आज तक चल रही हैं। कुछ माहौल भी घर का होगा ना ऐसा? नहीं, मेरे और भी बहन भाई हैं माशाल्लाह, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक सिस्टर है, लेकिन किसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जो मुझ में आ गई। आपने अपना जो आगाज़ था करियर का वो रेडियो से? जी, रेडियो से किया था बिल्कुल। और वो हुआ भी कुछ यूँ था कि हम एक अरसा पहले तकरीबन 50s में रावलपिंडी में मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में थे, तो उनके एक कुलीग थे याकूब लाली साहब, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। तो उनके घर में हमारा आना जाना था जब हम 10-10, 11-11 साल के थे, बहन भाई सारे। तो उनके घर जब जाते थे उनकी मिस्सी हमारे वो स्वेटर्स फोल्ड करके उसमें वो चलगोज़े और इस तरह की चीज़ें डाल देती, तो हम खाते रहते थे, बच्चे थे। जब 76 में मेरी जॉब हुई स्टेट बैंक इस्लामाबाद में, तो ऐसे ही ख्याल आया कि मैं वो घर देख के आऊँ जिसमें हम बचपन में आया करते थे, क्योंकि पिंडी से फिर हम लाहौर चले गए थे। तो उन घर को देखने की खातिर मैंने उनको फ़ोन किया, अंकल को जो मेरे वालिद साहब के कुलीग थे, याकूब लाली साहब। तो उन्होंने कहा आ जाओ, मैं रेडियो में ही मिल लो आके। तो मैं अगले ही दिन अपनी जॉब से फ़ारिग होने के बाद रेडियो पाकिस्तान चला गया था। तो वहाँ पर एक कास्ट बैठी हुई थी जो कि एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे जिसका नाम था तमाशा कहें जिसे। तो मैं उस तमाशे में खो गया दूसरे लफ्ज़ों में। तो बस बैठे बैठे उन्होंने मुझसे बातें की, हाँ भाई किधर, क्या हाल चाल है, वालिद का क्या हाल है, वालदा का क्या हाल है, बातें पूछी उसने, कैसे यहाँ पर, मैं कहा जॉब मिली है, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बातें करने के बाद एक स्क्रिप्ट मेरे आगे रख दिया जो कि कास्ट बैठी थी उनके सामने, कि इसमें ये करैक्टर है, ये ज़रा देख लो। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखना, मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीन में नहीं था कभी कि मैंने इस तरफ आना है। तो वो मुझे शर्म आए, सारे लोग बैठे हुए आर्टिस्ट वहाँ के रेडियो के, तो मैंने इनकार कर दिया साहब। उन्होंने कहा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मैं कहा जी 503 रुपये तनख्वाह लगी है मेरी माशाल्लाह स्टेट बैंक में, और बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा है। तो उन्होंने जो स्ट्रोक खेला वो ये खेला कि अगर साथ 150-200 रुपये और मिल जाए करे तो कैसा है। तो पैसों की जो लालच थी ना उस वक्त तो उसने मुझे मजबूर किया कि हाँ चलें, करने में क्या अर्ज है। तो देखता हूँ क्या है। 12 लोग देखा और अगले दिन उसको लाइव जाना था प्रोग्राम को, उससे अगले दिन नेक्स्ट डे। तो मैं रोज लाइव अगले दिन जब गया तो मैंने वो परफॉर्म कर दिया और बड़ी वहाँ उस स्टूडियो में क्लैपिंग हुई कि जी हमें तो एक आर्टिस्ट मिल गया, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। तो बस वो सिलसिला था कि वहाँ से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है। आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। अच्छा, रेडियो तो एक आवाज़ का खेल है,
तो रेडियो में और जो आप टीवी पे अदाकारी कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको दोनों में क्या फ़र्क लगता है? मुश्किल कौन सा लगता है ज़्यादा? आज भी जब लोग पूछते रहे जी कि आपको परफॉर्म करने में कहाँ मज़ा आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि रेडियो मेरा ओढ़ना बिछोना है, और रेडियो में जो परफॉर्मेंस का मज़ा आता है वो टीवी में या स्टेज पे नहीं आता। वजह? क्योंकि उसकी वजह है कि हम स्क्रिप्ट जब पकड़ते हैं तो हमने अपने तासरात से बताना होता है कि हम किस कदर गमगीन हैं, इस वक्त हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इस वक्त हम क्या लगा रहे हैं। तो वो सारी अपनी आवाज़ के ज़रिए से लोगों को बताना होता है। जी। और उसमें यह है कि याद नहीं करना पड़ता, स्क्रिप्ट देख के बोलना जी, होता है, ये भी है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, अंकल सरगम और गेस्ट हाउस, ये इतने तारीख़ी और मुझे ये भी पता चला कि फ़ारूक कैसर और मोइन अख्तर आपके पसंदीदा फ़नकार। आपको सब पता था, फिर मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ हूँ? नहीं, ये एक अच्छे इंटरव्यू लेने वाले के लिए होना चाहिए कि उसके बारे में जानना चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए। आपने अच्छी तैयारी की हुई है और मुझे अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हुआ यूँ कि मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न में मैंने प्लेस करने शुरू किए, तो उन्हीं दोनों फ़ारूक कैसर साहब, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, हमारे उस्तादों में से हैं। उन्होंने कलियाँ प्रोग्राम शुरू किया जो कि मुसलसल 4.5 साल चला था बगैर किसी वक्फे के। तो उन्होंने अपने एक कोलीग से मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जब काम कर रहा था तो ज़ाहिर पसंद किया जा रहा था। तो मैंने भी इकरार किया जी क्यों नहीं, काम जो इस फील्ड में आए हैं तो काम तो करना है। तो फिर उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने अपनी टीम का बाकायदा मुझे अपना मेंबर बना लिया। अच्छा। और मैं उनके साथ एज ए स्किट्स या ड्रामा आर्टिस्ट काम करता था। पपेट्स मेरे पास उस वक़्त तक नहीं थे। अच्छा। तो मैं पपेट नहीं करता था, लेकिन बाद में फिर पपेट भी मुझे मिला जो बहुत पॉपुलर हुआ। वो था बोंगा बखील, क्योंकि फारूक साहब का ये तरीका होता था कि जब कोई पपेट बना कर लाते थे तो टीम को बिठा लेते थे, कहते जहाँ भी ये पपेट है इसका नाम है बोंगा, या इसका नाम है मासी मुसीबते, या इसका नाम है रौला, तो आइए इसकी आवाज़ निकाल के बताएं कि किसकी आवाज़ इसके ऊपर सूट करती है। तो फिर वो ख्वाहिश तो थी मेरी भी, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ स्केट्स करता था। तो वो बोंगा बखील जो है ना वो मेरे हिस्से में आया, मेरी आवाज़ उस पर सूट की, और फिर उसने बोंगा बखील ने इतनी कामयाबी और शोहरत हासिल की कि फ़ारूक कैसर साहब ने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ के नाम से। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो क्योंकि ये जो बोंगा बखील था ये अशार ही अपने इसी लफ्ज़ से शुरू करता था। सॉरी, कुछ याद है आपको? हाँ, अशार तो उसके याद है, एक आधा मैं सुनाने में कोई अर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो बोंगा बखील कुछ इस तरह कहा करता था कि अर्ज किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, दिल मेरा हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। तो इस तरह का फिर एक शेर और भी मौला करता हूँ उसका कि अर्ज किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, तेरा कर्म निराला है, उनकी आंख में कीमती लेंस और मेरी आंख में जाला है। तो वो पपेट था, क्योंकि तो उससे बहुत सारी बातें वो फ़ारूक कैसर मुझे लिखते थे, वो परफॉर्म करता था। अच्छा, मोइन अख्तर और फ़ारूक कैसर के साथ कोई ख़ास वाक़या आपको याद हो तो? देखिए, फ़ारूक कैसर साहब के साथ तो ये किया, पपेट्स किया, तो जब मैं इसमें जो स्किट्स किया करता था ना, उसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं जैसे मोइन अख्तर साहब एक मंजे हुए आर्टिस्ट थे, वो अपना परफॉर्म करते थे, तो मैं चाह रहा होता था कि मैं भी वैसा ही करूं। तो मैंने जितने भी स्किट्स किए उनके साथ, थोड़ा उसमें मैं गेटअप कर लेता था कोई ना कोई, जिससे जैसे मोइन अख्तर साहब अल्लाह बख्शे किया करते थे। लेकिन मेरे साथी जो थे वो एतराज़ किया करते थे, वो यार क्या करता है तू, गेटअप करके अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है, लोग पहचानेंगे नहीं तो मैं फिर टीवी पे जब देखेंगे। तो लेकिन मैं गेटअप करके वो जब काम करता था तो मेरे पीछे वो मोइन अख्तर साहब थे जिनको मैं फॉलो कर रहा होता था, और आज भी मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, अल्लाह ने गरीब की रहमत करे, बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे। आपने स्टेज पर भी बहुत प्रोग्राम? जी हाँ, जब जाहिर है जब इस फील्ड में जब हमने गोताज़नी शुरू की थी तो पहले रेडियो शुरू किया था, तो रेडियो में दोस्त जो बने उसमें एक नसीम कुरैशी साहब थे, दोस्तों के साथ ही चलना होता है। फिर वहाँ से एक लोअर क्लब होता था जहाँ पर आर्टिस्ट इकट्ठे होते थे, रात को बैठते थे, फिर स्टेज ड्रामों के सिलसिले में बातें होती थी, स्टेज ड्रामे भी होते थे वहाँ, लोअर क्लब में भी होते थे, आर्ट काउंसिल में भी होते थे। तो देखा था कि फिर हमने भी शुरू कर लिया, और उन दिनों में स्टेज कुछ बेहतर भी हुआ करते थे, आजकल तो बिल्कुल नहीं।
तो वो हम करते रहे तो स्टेज कैसा पे। था स्टेज, मुश्किल लगता था उसमें या आपको वो ज़्यादा बेहतर? नहीं, उस वक़्त तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि एक तो बढ़ती उम्र, जवानी वाली उम्र थी, और लड़कों में उठना बैठना और शुगल मेले में वो ड्रामे याद हो जाते थे और हम वो किया करते थे। एक ड्रामा तो ऐसा था, दीवाने नो, जिसके लिए तकरीबन 6 माह तक मैं अपने वेस्पा स्कूटर पे इस्लामाबाद से पिंडी रिहर्सल के लिए जाता रहा। अच्छा। 6 माह बहुत होते हैं, रोज़ आना, रोज़ आना, रोज़ जाना। और जबकि ड्रामे ने उस वक़्त 10-15 दिन चलना होता था। अब उसके बरक्स ये हो गया हुआ है कि 15 दिन रिहर्सल होती है और 1 दिन ड्रामा होता है। तो 1 दिन में एक ड्रामा करने के लिए इसलिए मैंने रिहर्सल छोड़ होती दिया। है वैसे आप? सॉरी? रिहर्सल होती है? रिहर्सल करते हैं, तभी बता रहा हूँ कि 15 दिन रिहर्सल करते हैं आर्टिस्ट और 1 दिन ड्रामा होना होता है। अच्छा। पहले जबकि रिहर्सल भी होती थी और ड्रामा भी 10-15 दिन चलता था, लोग देखने आते थे। एक दिन गलत थी तो दूसरे दिन दूसरे सुधार दिन लेते सुधार थे। लेते। लेकिन अब एक ही दिन होता है, जो होता है वो हो गया। तो अब ये जो टीवी के इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं और हर एक पे कोई ना कोई ड्रामे चल रहे होते हैं, तो वो उनको देख के लगता नहीं कि वो टीवी पे अब होती है रिहर्सल जैसे पीटीवी के ज़माने में हुआ करती थी, या अब रिहर्सल्स अब नहीं होती। नहीं होती ना? जब पाकिस्तान टेलीविज़न का एक ही स्टेशन था तो उस वक्त हर चीज़ बड़ी नाप तोल के चल होती थी। स्क्रिप्ट थे, बहुत सारे इकट्ठे होते थे, उनमें से एक सेलेक्ट होता था, फिर उसके लिए आर्टिस्टों को बुलाया जाता था, आर्टिस्टों में तकसीम होते थे, फिर वो रिहर्सल्स होती थी, फिर जाके वो ड्रामा कहीं ऑन एयर होता था। लेकिन अब उसको अगर डिज़ॉल्व करके देखें तो अब ये होता है, फ़ोन आता है, अभी भी साहब 26 तारीख को फ़ारिग हैं? जी जी बिल्कुल फ़ारिग हूँ। तो आप आइए, वो ड्रामा करना है एक, तो आप आ जाइएगा। वो इस तरह का एक रोल है, वो उसने रोल बताते हैं। जब हम सेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ जाके कागज़ थमा देते हैं, जी ये है रोल है, ज़रा देख लें, आइए शूट करते हैं। तो जो वो बात थी, जो घर से तैयारी करके जाना, बाकायदा अपने ड्रेसेस बनाने, तैयार जी करने, जी जी। और दोस्तों के साथ रिहर्सल हुई होती थी, फिर 3 बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे जो शूट कर रहे होते थे एक ही साथ में, मुझे भी शूट कर रहा है, आपको भी शूट कर रहा है, फिर टोटल शॉट भी होता था। लेकिन अब सिंगल कैमरा है तो उसमें अपने ही जुमले बोल देना, वो बात नहीं बनती जो पहले हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त इतने चैनल भी नहीं थे ना, जो चैनल था ना, अब इतने सारे चैनल्स हैं कि वो आर्टिस्ट यही कहते हैं कि जी हम एक जगह गए, वहाँ जाके डायलॉग बोल दिए, दूसरी जगह गए, वहाँ जाके बोल दिए, तो उनके पास तो कोई भी नहीं, वो बिल्कुल। अब देखिए ना, एक तरीक़ाकार होता था अपने पाकिस्तान टेलीविज़न का कि पीर को जो है ना वो पेशावर से ड्रामा चलता था, मंगल को कोयटा से चलता था, बुध को लाहौर से चलता था, बिल्कुल। इसी तरह फिर कराची से चलता था। तो जब वो ड्रामे चलते थे तो आइडिया हो जाता था कि ये कोयटा का ड्रामा है, उनकी उनकी लैंग्वेज जी। से पता चल रहा होता था, या ये पेशावर का ड्रामा है, उनके जो कलर थे उनसे पता चल जाता है। अब स्क्रीन का एक ही कलर है, आप कहीं करीब से गुजर जाए ना, एलसीडी के करीब से गुजर जाए तो आप जज नहीं कर सकते कि ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। वही लड़कियां, वही लड़के, वही आर्टिस्ट, वैसे ही कपड़े पहने हुए उन्होंने। तो पहले एक पता चलता था कि वफाक का कलर है, और तो सब जगह जगह के ड्रामों को पता चलता था। अच्छा, एक तरफ तो आपने खामोश पानी जैसी आर्ट मूवी और अहद वफा, परीज़ाद, इसमें इन सब में कौन सा किरदार आपको ज़्यादा लगा? आपको लगता है कि किरदार का दौरानिया ज़्यादा अहम होता है? ये जो आपने खामोश पानी का जिक्र किया नहीं, ये एक एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म थी, जो कि कुछ लोग फ्रांस से, कुछ इंडिया से आए हुए थे, तो उन्होंने वो इस वक्त करवाया था। एक फंडामेंटल रोल, मौलवी का रोल था, जो कि लोगों को इसके ऊपर जहाद के ऊपर उकसाता है कि आइए इस तरह निकलते हैं। तो वो एक फ़िल्म थी, तो वो मेरी, मैं समझता हूँ कि पहली फ़िल्म थी। उसके बाद तो बाद की फ़िल्में भी की मैंने। तो रेडियो और टीवी का जो ना कुछ और उसका था सिलसिला। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गड़बड़। जी, खामोश पानी, अहद वफा और परीज़ाद। अहद वफा जो था ना जी, वो बहुत वायरल हुआ। जी। अहद वफा क्योंकि नए दौर का ड्रामा था, और वो दरअसल वायरल बहुत हो गया। और फिर हर आदमी की ख्वाहिश होती है, जब किसी बच्चे से पूछते हैं बड़े को क्या बनोगे, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है मैं फ़ौज में जाऊंगा। तो वो उसमें बताया गया कि फ़ौज में जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और उसके लिए कितनी अहमियत है। तो वो लोगों ने बड़े शौक़ से देखा, और उसमें फिर इमोशनल सीन भी थे। जैसे मेरा एक सीन था लाल हुसैन का, जी, लाल, कि वो जब उसका बेटा आता है एसएसपी बन के, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, वहाँ कहता है जी अब्बा जी वो मुझे नौकरी नहीं मिली होटल में। तो मैं कोई बात नहीं कि और मिल जाएगी नौकरी, लेकिन जब वो बताता है कि नहीं मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। तो एक आदमी जो सारी ज़िंदगी शादियों पे बाजे बजा के
और इसकी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। तो वो जब वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है तो वो फिर जो उस वक़्त आर्टिस्ट की फीलिंग होती है वो उस वक़्त वो मुझ में आई और फिर मैंने अपने बेटे को सैल्यूट किया, जबकि वो स्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होती। तो वो बहुत वायरल हुआ, फिर काफ़ी देखा इस तरह। और इसी तरह एक आपने परिज़ात भी ड्रामा बहुत बड़ा ड्रामा था, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि अब वैसे ड्रामे दोबारा बनने बहुत मुश्किल है। जो एक कंसेप्ट था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, छोटा सा था, इसलिए उसमें कुछ तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप किरदार जब मुंतखब करते हैं तो क्या उसका दौरानिया भी आपकी नज़र में होता है? नहीं, मुंतखब करने वाली बात तो अभी नहीं, टीवी पे तो नहीं हमारे से होती। टीवी में तो जब वो बुलाते हैं तो वो कहते हैं जी ये आपको करना है, अगर करना है तो करना है, वरना फिर दूसरा को आर्टिस्ट कर तो लेता जब है। आप देखते हैं तो फिर आप दौरानिया भी देखते हैं उसको ओके करने से पहले या नहीं? नहीं, कुछ होके वो मैं तो मुझे जो काम मिल रहा होता है वो मैं कर रहा होता हूँ। यही वजह है कि नंबर ऑफ वर्क मेरा बहुत ज़्यादा है दूसरे दोस्तों से। ठीक। जो इस काम में पड़ जाते हैं फिर वो कम काम करते हैं। मैं जो भी मुझे काम मिलता है मैं उसको उसके मुताबिक करता हूँ, और इसीलिए मुझे लोग कहते हैं कि मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ, कि मैं हर किस्म के कैरेक्टर कर सकता हूँ। सही। आपको पसंद क्या है वैसे, ज़्यादा मज़ाहिया किरदार या? मैंने इत्तेफाक से दोनों की, फारूक कैसर साहब के साथ तो मज़ा ही है, सारे स्टेट थे, और सीरियस में बहुत मैंने काम किया हुआ है। जी, बहुत। फिर विलन का भी रोल किए हुए हैं मैंने। इस तरह एक बहुत बड़ा ड्रामा था पाकिस्तान टेलीविज़न का, इस्लामाबाद से, आजकल भी यूट्यूब पे भी मिल जाता है। उसमें मैंने छोटी उम्र, तो खैर मेरी बड़ी उम्र हो गई, मैं छोटी उम्र में एक बड़े मलिक का रोल किया था, बड़ी बड़ी मूछें और पगड़ी और ये वो उसको फॉलेज हुआ हुआ है और वो जो सब गलत काम कर रहा है। एक अच्छा मतलब उसको जो होता है ये जो है विलन का रोल दूसरे लफ्ज़ों में कहने चाहिए, वो था उसमें। आपको 40 साल से ज़्यादा तकरीबन हो गए? मेरा ख्याल 49 ईयर हो गए बल्कि, अच्छा। को मैंने 77 से स्टार्ट किया था, 77 जुलाई में। ठीक ठीक ठीक। तो आपको पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म में जो आजकल बन रहे हैं इनमें आपको क्या कोई खुशाइन तब्दीली महसूस हुई? फ़र्क तो बहुत पड़ गया भाई पहले की निस्बत। अब जैसे फिल्म में बड़े बड़े कैमरे होते थे, बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते थे, और इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न में जब हमने काम शुरू किया जब भी बड़े बड़े कैमरे थे और हो रहा था। अब वो काम थोड़ा सा मुख्तसर हो गया, लेकिन लेटेस्ट कैमरा इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उससे ये होता है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी आ रही होती है, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे नज़र आते हैं। तो फ़र्क तो ये है। फिर आपको जैसे बताया कि पहले लोग बाकायदा तैयारी करते थे फिल्म की भी या तो रेडियो अब जो ड्रामे बन रहे हैं वो आपको लगता है कि पहले से बेहतर बन रहे हैं? देखने की हद तक कह सकते हैं, लेकिन वर्क जो है ना सही, जो इंसाफ होता था वो पहले ही होता था। अच्छा। पहले, अब नई फिल्में भी देख लें वो बात नहीं बन रही होती जो पहले थी फिल्में जिनको लोग याद रखते हैं। वर्क जो है ना वो आजकल भी अच्छा हो रहा है और उस वक़्त भी ठीक था। लेकिन अब आपको लगता है कि वापसी हो सकती है, दोबारा से ये सब चीज़ जो है वो आ सकती है? मेरा ख्याल जो ज़माना आगे बढ़ जाता है तो फिर वापसी करना ही मुश्किल होता है, बिल्कुल। और फिल्म इंडस्ट्री अगर बने भी तो अब नए इंस्ट्रूमेंट के साथ बनेगी, इस तरह चलेगी। पहले तो आपको पता है वो फिल्म 35 mm की, वो उसको डेवलप होनी, फिर उसके तो लेकिन मैं कहानी के और सवाल से कह रही हूँ कि क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा से बामकसद फिल्में या ड्रामे देख पाएँ? जी हाँ, होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ आ जाती है कि फिल्में भी आ जाती है। मैंने भी फ़िल्म की हैं, जो लेटेस्ट फ़िल्में बननी शुरू हुई हैं, जैसे वो मैंने काम किया था लोड वेडिंग में, तो फ़ाद मुस्तफ़ा और मैं हिजाज़ की फ़िल्म थी। तो फ़र्क तो पड़ जाता है। पहले बताया ना बड़े बड़े फ्लोर होते थे, कम थोड़ा थोड़ा करके होता था। अब फिल्म तो ड्रामे की तरह बनती है और अच्छी चल रही होती है, ठीक है। आपको क्या लगता है, जिस तरह आपकी एक बहुत बावक़ार शख्सियत है और गुफ्तगू का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है, आपको क्या लगता है कि अदाकार के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अदाकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जी। उसको पता होना चाहिए कि उसने माशरे में भी निकलना है, लोग उसे देखते हैं और उसको अपना उसी तरह का हुलिया बना कर रखना होता है। मलका तरन्नुम नूरजहाँ अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो कहा करती थी कि आर्टिस्टों को इस तरह पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्टों के पब्लिक के ज़हन में होता है कि आर्टिस्ट जैसे कोई परस्तान की कोई चीज़ें होती हैं,
और जब अभी भी जब कुछ लोग देखते हैं, मैं कुछ अरसा थोड़ी देर के लिए टिकटॉक पे लाइव भी बैठता हूँ, तो लोग बाज़ औक़ात बहुत एक्साइटमेंट शो करते हैं, एक्साइटमेंट होती है उनकी, अम्मी आइए देखें वो आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, वो देखें। वो कहते हैं सर मैं तो आपको देख के आज मेरी बड़ी तबीयत खुश हो रही है, मैं आज सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। तो वो इस तरह के लोग सब, तो वो नुजहां कहा करते थे पब्लिक में नहीं आना चाहिए इन लोगों को, ताकि इनका वो तख़य्युल ना टूटे सामने देख के, वो अच्छा ये है वो ओ। तो इस तरह की अपना ख्याल तो रखना पड़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने उनकी बहुत इमेज बनाई हुई होती है, बहुत इमेज लोगों आम आदमी ने तो बनाई थी कि मैं आपको टीवी पे चढ़ा कोई देखो इनको देख रहा हूँ, तो इस तरह की सूरत होती है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारे यहाँ अदब के, आर्ट के तमाम ही शोबों में, शायर अदीब हों, कोई अदाकार हों, तो उनको आम लोगों ने उनकी इमेज बड़ी ऊपर रखी होती है। तो अगर उनको करीब से देखें या उनके बारे में कोई मनफी बात पता चले तो वो बड़ी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हम क्योंकि इकट्ठे देखता फ़ारूक कैसर साहब के साथ यहीं कहीं बाहर घूम रहे थे, तो एक लड़का आया, दो तीन साथी उसके पीछे रह गए, ओए इधर आओ, ए गई फ़ारूक कैसर, वो इधर आओ। तो वो उस वक्त क्या आदमी करे, वो है गई फ़ारूक कैसर। तो वो इस तरह की भी सूरत हो जाती थी। आप वैसे आमतौर पे जब आप शूटिंग पे नहीं होते, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तो फारिग वक्त में आप क्या करते हैं ऐसे आमतौर पे? बहुत बुरा वक्त होता है जी वो फारग टाइम जो होता है, गुजरने से नहीं गुजरता, लेकिन बहरहाल हम शाम में दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, कहीं आर्ट काउंसिल में इकट्ठे हो गए या रेडियो में इकट्ठे हो गए, तो गपशप रहती है। तो लेकिन कभी कभी रेस्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है जी बिल्कुल। कि तो फैमिली के साथ ज़ाहिर है। आपके बच्चों में किसी में है ये फ़न? जी इत्तेफाक से तीनों बच्चे मेरे किसी न किसी हद तक पाकिस्तान टेलीविज़न से या दूसरे ड्रामों में काम कर चुके एज ए चाइल्ड स्टार। अच्छा। तो बड़ा बेटा था कासिम हबीबी, उसने भी काम किया चाइल्ड स्टार, फिर मेरी बेटी ने गेस्ट हाउस में भी काम किया, और जो छोटा है मुस्लिम हबीबी, वो माशाल्लाह उसका म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, शौक़ रखता है। मैं समझता हूँ कि फ़नकार के घर में फिर फनकार। लेकिन आपका कोई और शौक़ भी होगा ना, मतलब किताबें पढ़ते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं आप? शौक़ तो नहीं जी, हॉबी मेरी फ़ोटोग्राफ़ी रही है किसी ज़माने में, और टीवी जहाँ तक देखने का ताल्लुक़ है, आप मेरा ख्याल है घर में मेरे 3 स्क्रीन्स हैं और तीनों बंद पड़ी हुई हैं, टीवी कोई भी नहीं खोलता। अच्छा। अभी भी हो सकता है आप लोगों के घरों में भी जो लोग देख रहे हैं वो भी ये जज कर रहे होंगे कि टीवी घर में बंद पड़े हैं। अब जो भी सिलसिला चल रहा था मोबाइल पे हो रहा था, कोई ड्रामा देख रहा है मोबाइल के, कोई खबरें देख रही हैं, कोई टॉक शो देख रहे हैं, अपने कमरों में अपने मोबाइल्स पे हो रहे होते हैं। इवन बच्चे कार्टून भी टीवी पे नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये वाकई बहुत ही बुरा माहौल हो गया है कि जब एक बात होती थी कि वो टाइम एक फैमिली का जो है ना वो बड़ा अच्छा वक्त होता था, जब सब बैठकर टीवी देख रहे होते थे, वहीं गपशप हो रही है, चाय पी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अब घर वाले मिलके बैठते नहीं हैं। अब नहीं बैठते, अब बहुत मसले मसाइल हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं अपने। आपके घर में भी यही माहौल है? अब तो हम सारे बड़े हो गए जी, बच्चे तो उसमें है नहीं घर में। तो वैसे आपको जैसे बताया मैंने कि मेरे 3 बेटे, 2 बेटे 1 बेटी हैं, अपने अपने घरों की हैं, और बेटी के साथ मैं इत्तेफाक से रहता हूँ क्योंकि मेरी मिसेज़ का इंतकाल हो गया हुआ है। तो एक मेरा नवासा है, वो भी सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता है, उसको कहते हैं भाई आ जाओगे थोड़ा सा घूम फिर लो उठ के, लेकिन वो कंप्यूटर पे बैठा होता है, बस वो चला रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर ने बच्चों को बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया, कोई मसला बन जाए ना ज़रा सा मोबाइल में, यार ये ज़रा देखना, तो वो चंद सेकंड लगाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं करके वो ये ले जाए बस। तो उस सामने शार्प भी बहुत है माशाल्लाह बच्चे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया अपनी वाइफ का, तो अदाकार या आर्टिस्ट जो भी हो, उनके बारे में ये होता है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, मसरूफ़ इतना होते हैं अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को। तो आपकी बेगम को भी ये शिकायत रही है आपसे? नहीं जी, इत्तेफाक से मेरी जो मिसेस थी वो मेरी खाला की बेटी थी, और बहुत अच्छा माहौल। खाला की बेटी शिकायत नहीं करती? सॉरी, खाला की बेटी शिकायत नहीं करती? नहीं, वो ऐसा नहीं था, क्योंकि शिकायत तो आदमी तब करे ना अगर शिकायत का मौका दिया जाए। मेरे घर में आर्टिस्टों का, लड़कियों का, लड़कों का, सबका आना जाना था। माहौल कुछ तरह का बन गया था, जैसे गेस्ट हाउस चला करते थे, 52 एपिसोड हुए गेस्ट हाउस के, तो उसमें हमारा ये तरीकाकार होता था कि जब जिस दिन ड्रामा चलना होता था, हम किसी एक के घर में इकट्ठे हो जाते थे
वहाँ बैठ के इकट्ठे ड्रामा देते। आज खालिद हफीज़ साहब के साथ बैठे हैं और रैम्बो के घर बैठे हैं, आप मेरे घर में बैठे हैं। तो वो घर में ख़वातीन और रेडियो आर्टिस्टों को आना जाना था, तो वो यूज़ थी मिसेज़ हमारी भी, और बहुत कोऑपरेटिव थी, इसलिए कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। तो बच्चों की तरबियत में, तालीम में आपने साथ दिया? मेरा ख्याल है मेरी मिसेज़ का ज़्यादा, हाँ, वो मेरी बीवी जो थी ना, वो प्लास्टिक की जूती खूब घुमाया करती थी उससे बच्चे डरा करते थे, तो वो पढ़ गए माशाल्लाह, सारे सब ने अपने अपना मास्टर किया और अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है ये। आप यहीं पर इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मैं इस्लामाबाद में 50 ईयर्स हो गए थे, बताया ना मैंने, जब आया हूँ 76 में, तो अब 52 तब से आप इधर ही हैं? जी, मैं इस्लामाबाद। तो आप शूटिंग के लिए जाते हैं कभी लाहौर, कराची या? जी बिल्कुल, वो उनकी डिमांड पर। जी। कुछ जैसे पिछले दिनों जो एक ड्रामा हुआ था, जो कि कभी खान साहब अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उनका लास्ट था, और उनके साथ मेरा वो करैक्टर था शरफू का, तो वो उसकी आधी शूटिंग यहाँ हुई, आधी शूटिंग कराची में हुई। इसी तरह लोड वेडिंग जो फिल्म बनी थी, उसके भी आधी शूटिंग लाहौर में हुई, आधी इसमें कराची में हुई, माना का घराना हुआ था एक। तो इस तरह जब हमें कहा जाता तो हम चले जाते वहाँ शूट करने के लिए। तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा बेहतर लगता है? क्या चीज़? शहर कौन सा बेहतर लगता है? शहर तो इस्लामाबाद जी, अपना घर तो अपना ही होता है ना। नहीं, लाहौर और कराची में लाहौर, आप शूटिंग के लिए जाएं तो? लाहौर में थोड़ा अरसा रहा ना, 24 साल, अब यहाँ रहते हुए माशाल्लाह ज़्यादा हो गए। तो और कराची? कराची भी रहने का मौका मिलता है, इत्तेफाक होता है, लेकिन मेरा ख्याल कंजस्टेड बहुत लगा जब भी मैं गया ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगा, रश वाला इलाका है। अब तक का आपका कोई कौन सा किरदार ऐसा है जो बहुत यादगार है, जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया हो? अभी मैंने जिक्र किया अपने इसी इंटरव्यू में कि इस्तराब में बड़े मलिक का जो कैरेक्टर था, अच्छा। वो बहुत मुझे इसलिए भी किया कि उसमें जवानी के भी सीन थे और बुढ़ापे भी के सीन थे, और उसमें परफॉर्मेंस थी। तो जिसमें आदमी को परफॉर्मेंस होती है, गो ऐद वफा का वायरल हुआ था, लेकिन परफॉर्मेंस करने का जो मज़ा आया वो उसी में था, इस्तराब में। और विलन का कैरेक्टर था, वो मुझे अच्छा लगा ज़्यादा। अच्छा, उसमें ज़्यादा होता है, सही बात। आपको कोई अदाकार, कोई अदाकारा, कोई ऐसा है जिसके साथ काम करने में मुश्किल हुई हो आपका कभी? नहीं, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट होते थे जी, उनमें से मुझे ज़्यादातर मोस्टली ऐसे आर्टिस्ट मिले जिन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ। जब उनके साथ काम किया, उन्होंने प्यार से समझाया कि यार ये यूँ कर लो। अच्छा। तो फिर उनके मुताबिक वही हमारी अकेडमीज़ में होती हैं, वही हमें समझाने वाले होते हैं। तो तकरीबन सभी बड़े आर्टिस्टों ने, फिरदौस जमाल के साथ भी काम किया, फिर आबिद अली साहब के साथ भी काम किया, और रूही बानो के साथ भी काम किया। तकरीबन मैंने बहुत सारे लोगों को, मुझे 50 ईयर तो हो गए, काम किया हो मैंने सबसे। तो अभी आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जी, सूत्र मंडी के नाम से। उसमें ये शो करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये डिक्लाइन कैसी हुई, इसमें क्या वजूहत थी कि ये फिल्म जो है ना वो ख़त्म की तरफ चली गई बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमने खुद ही चंद लड़के मिलके वो फिल्म बना रहे हैं, और अल्लाह करे कि वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा सके। थोड़ा ही काम रह गया वैसे उसका पीछे, तो वो बना रहे हैं। तो बाकी हम टीवी से, ग्रीन चैनल से जब भी कोई कॉल आती है तो वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसकी। जी बिल्कुल। सबसे पहली दफ़ा जो भी आपने प्रोजेक्ट किया होगा, वो उसके बारे में पूछना था कि वो कौन सा था और कैसा था? रेडियो को तो मैंने को बताया आपको कि वो कास्ट बैठी थी, वो मैंने कर दिया, लाइव प्रोग्राम था। तो जो टीवी का सबसे पहला प्रोग्राम था ना जी, वो था कच्चे पक्के रंग। अच्छा। और मुंशी याद साहब का लिखा हुआ था, अल्लाह गरीब की रहमत करे। उसमें रूही बानो थे हमारे साथ। मुझे जो करैक्टर मिला था वो एक जस्ट एक चाय वाले का करैक्टर था। जो कि एक लड़कियों का कॉलेज है जहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई करती हैं, और मैं उनको वो चाय सर्व करता हूँ जाके, और साथ उनको बताता हूँ कि आज मैंने फ़लाँ फ़िल्म देखी या मैं फ़लाँ फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। तो वो भी लड़कियाँ मेरे पास इकट्ठी होकर वो पूछा करती थी, हाँ हीरो कौन सी फ़िल्म देखी है तुमने? तो उसमें रूही बानो भी थी। तो सारी मैं उनको फिर फ़िल्म की स्टोरी सुनाता हूँ या बात करता हूँ उनसे। तो वो बड़ा अच्छा करैक्टर, मेरा पहले करैक्टर था। जब मैंने वेरी फर्स्ट कैमरे को फेस किया तो वो मैं गुनगुनाता हो जाता हूँ, तो वो सारी हड़ताल पे बैठी होती हैं कि उन्होंने वो काम रोका होता है। तो वो मैं उनको तसल्ली देता हूँ, बाजी फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जब वो परफॉर्म करके निकलता हूँ कैमरे से बाहर, तो सामने सुजात किशोर साहब खड़े थे। तो मेरी पहली परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुझे शाबाश दी। उन्होंने कहा कि तुम आने वाले वक्तों में अच्छे एक्टर बनोगे, अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआ मेरे साथ है और मैं काम चल रहा है आज तक।
रूही बानो के साथ और उज़्मा गिलानी और ये सब लोग जो आपके साथ उस वक्त हुआ करते थे। जी, उस्मा गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न की एक सालगिरह जब होती है 24 नवंबर, तो मुलाकात होती रहती है आर्टिस्टों से, आने जितने भी दोस्त हैं मुलाकात होती रहती है उनसे। तो फरदौस जमाल से भी इस तरह होती रहती है। फिर शुजात अफरीदी साहब भी इंतकाल कर गए, उनके साथ भी बड़ा रब्ता था मेरा। फिर हमारे सोना साहब जो हैं, सोना चांदी वाले, उनके साथ भी मुलाकात रहती है। इनाम ये खान कहाँ साहब होते हैं। हैं सोना चांदी, कहाँ होते हैं? ये लाहौर में होते हैं जी, जी बिल्कुल लाहौर। रूही बानो के साथ कैसा तजर्बा रहा आपका? बस क्योंकि एक ही ड्रामा किया उनके साथ, ज़्यादा बाद में काम करने का मौका नहीं मिला। और वैसे भी तो उन दिनों में कुछ उनका जो माहौल था वो कुछ थोड़ा सैड सा जी। ही था। तो उनका बच्चा छोटा था, उनके साथ आया हुआ था जिसको बाद में जिसका कत्ल हुआ गालबन। तो सैड सैड थी, लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हुई, जितना भी मौका मिला उनके पास बैठने का, वो अच्छा लगा। क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि हम रूही बानो के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा वो पहला ड्रामा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हमारे लिए बड़ी बात है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, चलेंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहे, बहुत आपको ने बहुत वक्त दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आने वाले जो नए, अब इस वक्त जो लोग नए आ रहे हैं नई नस्ल में, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? वो मैं क्योंकि कमी महसूस करता हूँ खुद भी, जैसे भी आपको बता रहा था कि एजुकेशन जो है ना वो बड़ी मस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, जितनी एजुकेशन आप इस्तेमाल कर इसको कर सकें, वो करने के बाद नए लोग जो आने वाले हैं ना, उनसे मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद इस फील्ड में आए, तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा और आप अच्छी परफॉर्म भी कर पाएंगे। क्योंकि आदमी को गुफ्तगू करने का तरीका आता है, और एजुकेशन आदमी को गधे से इंसान बनाती है। इसका मतलब आपको एहसास है कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल एहसास है। मेरे पास और भी एजुकेशन होती तो मैं और भी हो सकता, मैं हॉलीवुड की तरफ निकल जाता। शौक की बात होती है ना, बिल्कुल सही कह इस तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच आपने आपका। बहुत अच्छा मैसेज दिया नए आने वालों के लिए। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज मदऊ किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा अंजुम हबीबी साहब को, आप ये देखें कि असल फ़नकार वो है जो आवाज़ से, चेहरे से और ख़ामोशी से भी अदाकारी कर सकता है। नए आने वालों के लिए, जैसे कि आपने देखा अंजुम हबीबी साहब की ज़िंदगी के सफ़र में कितनी मेहनत की, कितने अरसे से, कहाँ से होते हुए वो कहाँ तक पहुँचे। तो इसमें क्या, किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं है। तो आने से पहले इस बात की पूरी तैयारी करें कि आपको बहुत मेहनत करनी है इसमें।